प्यारे विद्यार्थियों, आज के तीसरे शिक्षण सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिवादन और मंगलाशासन। विद्यार्थियों, आज का विषय जो चर्चा का विषय है वह है नाटक, जो ब्लैक बोर्ड पर श्याम पट पर लिखा हुआ है। सभी विद्यार्थी अपने पोजीशन में आ जाएं और पीछे बात न करें। तो नाटक जो विषय है, जब हम नाटक की चर्चा करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि संपूर्ण जीवन ही नाटक है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप जो है पढ़ रहे हैं, और सबका अलग अलग पृथक पृथक जो है अभिनय है, भूमिका है। आपकी भूमिका छात्र की है, मेरी भूमिका अध्यापक की है। तो हम आपस में एक वास्तविक नाटक करते हैं, नाटक कर रहे हैं, अपनी भूमिका अदा करके और पर्दे के पीछे चले जाते हैं। अनेक ऋषि मुनियों ने अपनी अपनी भूमिका निभाई और वे संसार से विदा हो गए। ऐसे नाट्यशास्त्र के बहुत बड़े रचनाकार भरत मुनि ने नाटक के विषय में बृहद वर्णन किया है। नाटक के विषय में बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ लिखा है। मृदु गूढ़ पद लालित्यम पदाढ़्यम नाट्यशास्त्रम। नाट्यशास्त्र में जो अच्छे ललित पदों का समावेश नाटक है, और नाटक में अलग अलग पात्रों की अलग अलग भूमिका जो जहाँ बताई जाए वहाँ जो है नाटक होता है। नाटक के 3 अंक होते हैं बेटा, नाटक के 3 अंक होते हैं। एकांक और दूसरा द्वितीय अंक, तृतीय अंक। जो एकांकी नाटक होता है वो 1 अंक में ही समाप्त हो जाना चाहिए। और वास्तव में नाटक कोई बच्चा बता सकता, पीछे कोई बच्चा बता सकता है कि जीवन ही किस प्रकार से नाटक है? जीवन, संपूर्ण जीवन ही एक नाटक है। इस पर जो है कोई बच्चा बता सकता है? बताइए। खैर, संपूर्ण जीवन नाटक इसलिए है जो कुछ भी हम अपनी भूमिका पिता के रूप में, माता के रूप में, और विद्यार्थी के रूप में, और बहन के रूप में, मतलब अनेक हमारे रूप हैं। उन रूपों में हम अलग अलग, अध्यापक के रूप में, अध्यापिका के रूप में अलग अलग जो भूमिका निभा रहे हैं, वो भूमिका जो है, वो भूमिका वास्तव में वास्तविक कार्य कर रहे हैं। हम वास्तविक कार्य कर रहे हैं, यथार्थ होकर के हम जो है अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इसीलिए इसे नाटक कहा गया है। और नाटक में क्या? नाटक वह विधा है जिसमें हम वास्तविक होकर के कार्य करते हैं। वास्तविक रूप में हम उसमें अपनी भूमिका अदा करते हैं। माँ की भूमिका अदा करनी है, माँ की वास्तविकता दिखाते हैं नाटक में। और
माँ की वास्तविकता दिखाते हैं, पिता की भूमिका में पिता की वास्तविकता दिखाते हैं, भाई की भूमिका में भाई की वास्तविकता दिखाते हैं। वास्तव में हम सगे भाई हैं, सगी बहनें हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति जो है नाटक में नाटकीयता निभाता है। जो कुछ जो है वास्तव में नहीं हो रहा है उसको जो है हूबहू नाटक के रूप में, दृश्य के रूप में दिखाया जाता है। और विद्यार्थियों, पहले हम वस्तु की चर्चा करेंगे। वस्तु का अर्थ होता है विषय वस्तु। वस्तु का अर्थ क्या होता है? विषय वस्तु। विषय वस्तु। और नाटक का जो कथानक होता है, जो उसकी मूल संवेदना होती है, उसे विषय वस्तु कहा जाता है। नाटक की जो मूल संवेदना होती है, कथानक होता है नाटक का, उसे क्या कहेंगे? विषय वस्तु कहेंगे। इसको कोई बच्चा लिख दो, चौक मैंने दे रखा है। नाटक की मूल संवेदना को विषय वस्तु कहा जाता है। नाटक की जो मूल संवेदना है, उसका जो कथानक है या प्लॉट है, उसे हम क्या कहेंगे? विषय वस्तु कहेंगे। और संपूर्ण इसी कथानक पर पूरा नाटक जो है लिखा जाएगा। पूरा नाटक, हाँ, इसी विषय वस्तु पर ही लिखा जाएगा। पूरे पात्र खड़े होंगे। और दूसरा है नेता। नाटक का नेता यानी नायक। देखो बेटा, नायक जो है 4 प्रकार के होते हैं। नायक 4 प्रकार के होते हैं। पहला धीरोदात्त, दूसरा धीर प्रशांत, तीसरा जो है धीर ललित, और चौथा धीरोद्धत। तो ये धीरोदात्त जो धीर गंभीर वाला व्यक्ति होगा, जो व्यापक होगा, उसे हम धीरोदात्त कहेंगे। और जो शांत प्रवृत्ति का होगा, जो नायक शांत प्रवृत्ति का होगा, उसे हम धीर प्रशांत कहेंगे। और जो नायक चंचल प्रवृत्ति का होता है, उसे धीर ललित नायक कहते हैं। जो चंचल प्रवृत्ति का होता है, चंचल प्रकृति का होता है। हाँ, कृष्ण जो है चंचल प्रकृति के हैं, इसलिए उन्हें जो है धीर ललित कहा गया। और जो है अगला है धीरोद्धत, जो दुष्ट प्रकृति का होता है, जो हमेशा जो है उत्पात मचाता रहता है, उसे धीरोद्धत नायक कहा गया। तो 4 प्रकार के नायक जो है इस नाटक में बताए गए। और नाटक क्या होता है? एक दृश्य काव्य है। नाटक कौन सा काव्य है? दृश्य काव्य है। और इसमें जो है दृश्यात्मकता कैसे होती है? इसमें नाटक में सबसे बड़ा है मंच। नाटक जो है मंच पर खेला जाता है। नाटक जो है नुक्कड़ नाटक जो इधर उधर जा करके खेलते हैं, हाँ, उसे नुक्कड़ नाटक कहा जाता है। और रंगमंचीय जो नाटक होता है, मुख्य नाटक जो है रंगमंचीय होता है। और रंगकर्मी मंच की रंग क्या होता है? रंग क्या होता है? कलर, जिन रंगों के द्वारा परिवेश को दिखाया जाए, कथा वस्तु के परिवेश को दिखाया जाए। हाँ, रंगकर्मी सच्चा वही रंगकर्मी होता है जो है हूबहू रंगों की कला से उस रंग को, उस मंच को सुसज्जित कर दे और वातावरण इकट्ठा कर दे, वातावरण उपस्थित कर दे, उसे रंग कहा जाता है। और मंच को रंग से जो है रंगित करना, मंच को बिल्कुल रंगों से सजाना, उसे रंगमंच कहा जाता है।
और जैसे कि मान लो अवध की छटा दिखानी है, तो अवध की छटा हम मंच पर दिखाएंगे। अयोध्या की राजधानी को हम मंच पर दिखाएंगे, तो किससे दिखाएंगे? रंगों से दिखाएंगे। हाँ, और उसके परिवेश को हम रंगों से दिखाएंगे, रंगकर्मी अपनी कला से दिखाएंगे। तो इस प्रकार से रंगमंच की व्यवस्था होती है। और रंगमंच की व्यवस्था अब सबसे बड़ी व्यवस्था है। तो नेता की बात हो गई। और रस की बात जहाँ तक है, रस वास्तव में क्या होता है? रस जो है रस भावों की अनुभूति से जो आनंद प्राप्त होता है, भावों की अनुभूति से जो किसी आनंद की, शोक की, अनेक स्थायी भावों की अनुभूति से संचारी भावों का अनुभव होता है, प्रतीत होता है, उसे रस कहा जाता है। और आचार्य भामह ने रस की परिभाषा इसलिए ऐसे दी। और दंडी ने भी उस बात को माना, आचार्य दंडी ने, कि वास्तव में भावानुभाव विभाव संचारी संयोगात रस निष्पत्ति ही। भावानुभाव विभाव संचारी संयोगात रस निष्पत्ति, अर्थात भाव, अनुभाव, विभाव और संचारी भाव, इनके संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इनके संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। तो नाटक में कोई न कोई मुख्य रस होता है, जिसे हम अंगी रस कहते हैं। नाटक में कोई न कोई मुख्य रस होता है, उसे हम क्या कहेंगे? अंगी रस कहेंगे, अंगी रस। और जैसे कि रामचरितमानस को हम जो है इसका मंचन करेंगे, नाट्य मंचन करेंगे, तो प्रत्येक रसों की छटा मिलेगी आपको। जब पुष्प वाटिका का हम दृश्य प्रस्तुत करेंगे, तो वहाँ पर श्रृंगार रस का संयोग पक्ष मिलेगा। श्रृंगार रस का कौन सा पक्ष मिलेगा? संयोग पक्ष मिलेगा। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, मैंने आपको 3 बिंदुओं पर बात बताई। 3 बिंदुओं को लेकर के मैंने छुआ, स्पर्श किया। अब हम आते हैं नाटकों के जो तत्व हैं। नाटकों के जो तत्व हैं वो कौन कौन से हैं? कथानक, पहला कथानक, दूसरा पात्र एवं चरित्र, उनका चरित्र चित्रण। नाटक का जो कथानक होता है, मैंने पहले चर्चा की, विषय वस्तु के रूप में चर्चा की। नाटक का कथानक उसका प्राण होता है, नाटक का प्राण होता है। और जिस प्रकार मैंने बताया था कि मकान बनाने के लिए पहले भूमि की आवश्यकता होती है, और भूमि नहीं होगा तो फिर मकान नहीं बन पाएगा। उसी प्रकार से किसी भी विधा को लिखने के लिए उसकी जो है उसका विषय वस्तु होता है, और उस पर उसके पात्र खड़े होते हैं। तो इस प्रकार से नाटकों का पहला विषय है कथानक, दूसरा विषय है आपका पात्र और चरित्र चित्रण। उनका चरित्र किस प्रकार से, रावण का जो चरित्र है तो धीरोद्धत के रूप में दिखाएंगे। रावण धीरोद्धत है, दुष्ट प्रवृत्ति का है, तो उसका चरित्र दुष्ट प्रवृत्ति का हो। राम धीर प्रशांत हैं, धीरोदात्त हैं। दोनों प्रकार नायक के दोनों प्रकार राम में विद्यमान हैं। तो राम जो है धीरोदात्त हैं, राम धीर प्रशांत हैं। बेटे बात नहीं, धीर प्रशांत हैं। तो इस प्रकार से राम के अंदर जो धीरता है, धैर्य है, वो उसको हम दिखाएंगे। और उनके साथ जो सहायक पात्र हैं उनका भी चरित्र चित्रण करेंगे। तो ये तो दूसरी बात हो गई। और तीसरी बात क्या है? तीसरी बात क्या है कि देश काल और वातावरण। देश काल और वातावरण, किस परिवेश में ये नाटक लिखा जा रहा है, ये परिवेश को दर्शाना, काल को दर्शाना, ऋतु को दर्शाना, और
ये जो है ये। और दूसरा जो है चौथा प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण, प्रकृति चित्रण भाई नाटक में वर्षा ऋतु का प्रकृति एवं ऋतु का चित्रण है, ऋतुओं का चित्रण। और प्राकृतिक कौन सा प्राकृतिक दृश्य है, कहाँ का वन का दृश्य है, या जो है पहाड़ों का दृश्य है, या जो है वर्षा काल का दृश्य है, हाँ, और सरोवर का दृश्य है, तालाब का दृश्य है। अमी मयूराः शोभन्ते प्रनृत्यन्तस्ततः भृंग मारत गानस्य तालम धृत्वा मनोहरम। मयूर नाच रहे हैं, मयूर नाच करके बोल रहे हैं, और भंवरे जो है गुंजार कर रहे हैं, ऐसा दृश्य है। तो ये दिखाया है पंपासर। हाँ, सौमित्रे शोभते पंपा विशाला विमलोदका फुल्ल पद्मा हासयुक्ता सुशोभिता विविधै द्रुमयी। तो इस प्रकार से जो पंपासर है, पंपासर का दृश्य कितना सुशोभित है, और वह दृश्य फूलों पुष्पों से लदा हुआ, पुष्पों से सुशोभित पंपासर कितना शोभायमान हो रहा है। ऐसा ये जो है इसको हम कहेंगे प्रकृति चित्रण। और अगला है कथोपकथन, संवाद योजना। बिना संवाद के आवाज नहीं, बिना संवाद के नाटक जो है नहीं। संवाद जो है नाटक की आत्मा है। संवाद, दंडी ने कहा संवादोयम नाटकस्य आत्मा, संवादोयम नाटकस्य आत्मा। नाटक की आत्मा जो है संवाद है। संवाद के बिना कुछ नहीं है, जिसको हम कथोपकथन कहते हैं। और दूसरा जो है अगला क्या है, भाषा शैली। भाषा शैली, किस भाषा शैली में नाटक लिखा जा रहा है। और भोजपुरी जो बोली है, अब उसको भी भाषा के रूप में परिणत कर दिया। क्या नाटक की भाषा जो है भोजपुरी है, नाटक की भाषा अवधी है, नाटक की भाषा शुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी है। तो इस बात को हम ध्यान देंगे, इस बात को हम देख सकते हैं। अगला है उस शैली में उसकी अपनी मौलिकता होती है। कौन सी शैली है, सुक्ति शैली है, और या व्यास शैली है, या समास शैली है। हाँ, नाटक अक्सर व्यास शैली में लिखा जाता है। और दूसरा जो है दीपांशु, दूसरा जो है उद्देश्य, किसी भी नाटक या कहानी, किसी भी विधा को लिखने का कोई प्रयोजन होता है, कोई न कोई उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य को हम ले करके नाटक लिखते हैं। नाटक क्या संदेश दे रहा है, नाटक जो है क्या संदेश है। किसी भी साहित्य विधा का कोई न कोई उद्देश्य होता है, उद्देश्यात्मक संदेश होता है। उस संदेश को हम लिखते हैं और देखते हैं कि वास्तव में क्या है। और वास्तव में विद्यार्थियों कि नाटक को पंचम वेद माना गया है। भगवान शिव जो है इसके राजा हैं। भगवान शिव जो है इसके राजा हैं, और इसीलिए नाट से नाट्य हुआ, और जो है उससे नट हुआ। उससे क्या हुआ, नट बना। नट से फिर आ का आगम हुआ, फिर ठक प्रत्यय लगा, ठक प्रत्यय लगने से नाटक शब्द की निष्पत्ति हुई। ठीक है, नाटक शब्द की निष्पत्ति हुई। तो इसे जो है नाटक के प्रारंभ में नांदी पाठ होता है, भगवान नंदी की वंदना होती है, उसके बाद गणेश जी की वंदना होती है, फिर उसके बाद पर्दे से पर्दा खुलता है, फिर नाटक जो है प्रारंभ होता है। बेटा नाटक में जो है अनेक चीज़ें हैं, आपके यहाँ नहीं बताया गया है। बीज, बिंदु, पताका, पंचसंधियाँ, अर्थ प्रक्रिया, निर्वहन, विमर्श और उद्देश्य, ये पांच
5 जो है पंच संधियां है जो नाटक को नाटक के भीतर 4 चांद लगाती हैं। और नाटक वास्तव में नाटक जो है, अगर रेडियो के लिए नाटक अलग लिखा जाता है, और चूँकि रेडियो जो है तरंगों पर आधारित होता है, ध्वनियों पर आधारित होता है। हाँ, अक्सर नाटक जो है दृश्य काव्य होता है, और इसमें चाहे नाटक जो है गीत काव्य में भी लिखा जाता है। धर्मवीर भारती का जो अंधा युग है वो गीत नाट्य है। हाँ, वो गीत नाट्य है और गीत नाटक है। उसमें हमेशा हर पात्र जो है कविता में बात करता है, हर पात्र कविता में बात करता है, प्रत्येक पात्र कविता में बात करता है। और कई कहानियों का हम मंचन करते हैं। एक अमृतलाल नागर का एक उपन्यास है, बेटे बात नहीं। हाँ हाँ, कौन? धर्मवीर भारती, अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर का एक उपन्यास है सुहाग के नूपुर। उसको जब फिल्माया गया NSD में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, लोग रोने लगे। वो नायिका फूट फूट करके रोती है। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि किसी भी असाधारण परिस्थिति को साधारण हो करके जीना, किसी भी असाधारण कठिन परिस्थिति को साधारण एवं सुगम और सहज रूप में व्यतीत करना, इसे हम साधारणीकरण कहते हैं। इसे साधारणीकरण कहा गया है। साहित्य साधना में साधारणीकरण की बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की। तो इसमें बताया उन्होंने कि बिल्कुल हूबहू और बिल्कुल कठिन परिस्थितियों को भी आप हंस करके जी सकते हैं, वही साधारणीकरण है। और विद्यार्थियों, आज मैंने आपको नाटक के विषय में बताया। नाटक पर मेरा वक्तव्य अच्छा लगा होगा। वास्तव में नाटक जो है, नाटक की सीमा होती है। ये एक भी बात बता दूं, सीमा, नाटक की अवधि एक निश्चित होती है। एक अवधि में नाटक समाप्त हो जाना चाहिए। नाटक के गुणों में बताता हूँ। नाटक जो है, नाटक में काल्पनिकता कम और वास्तविकता अधिक होनी चाहिए। नाटक लिखते समय काल्पनिकता कम और वास्तविकता अधिक होनी चाहिए। इस प्रकार से नाटक वास्तव में मनुष्य के हृदय में परिवर्तन देता है, हृदय परिवर्तन करता है। और नाटक मनुष्य को एक शिक्षा देता है, संदेश देता है या सूचना देता है। नाटक जो है मनोरंजन का भी कार्य करता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि नाटक पर जो मेरा वक्तव्य आपके यहाँ हुआ वो अच्छा रहा होगा, आपको अच्छा लगा होगा। और मानस के हंस को भी फिल्माया गया, मानस के हंस को भी मंचित किया गया, उसका मंचन हुआ, वो भी जो है बड़ा रोमांचक था। और नाटक में जब तक जो है नाटक में उत्सुकता की भावना न हो कि भाई आगे अगले दृश्य में क्या होगा, अगले दृश्य में क्या होगा, जानने की जिजीविषा उत्पन्न करे, वह नाटक जो जिजीविषा उत्पन्न करे, मन में एक उत्सुकता उत्पन्न करे, मन में एक जोश उत्पन्न करे, वही एक अच्छा नाटक होता है और प्रभावकारी होता है कि संपूर्ण दर्शकों का मन मोह ले, संपूर्ण दर्शकों को अपने वश में कर ले। ऐसी नाटक की विशेषता होती है और होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद विद्यार्थियों।